अच्छा जी, रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग डेट क्लियर हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देखो बेटे, एक बात याद रखना, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो पेरेंट्स आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं ना। छोटे लेवल की कोई गलती करने पर फिर बहुत डांट पड़ती है और कहा क्या जाता है कि तुम तो बचा नहीं रहा। ये कहता है ना, बचपन में वही गलती आप करते थे तो लाड किया जाता था। मिसाल के तौर पे जब आप बचपन में कोई गिलास तोड़ते थे तो क्लैपिंग होती थी, वो मेरे बच्चे ने गिलास तोड़ा, ठीक है। अब गिलास तोड़ के दिखाओ जरा, ओके। अब सिचुएशन ये है कि आपसे एग्जामिनर भी एक्सपेक्ट करता है कि बुनियादी बोंगियां नहीं चलेंगी। ये जो आज का मेरा लेक्चर है ये इस पर बेस कर रहा है कि बुनियादी बातें आपको रिकॉल करवाऊं जो आपने पहले से पढ़ रखी है, ठीक है। एग्जामिनर आपसे पिछली बातें पूछता है, पूरा हक रखता है। नहीं भी पूछता तो आपको वो लिखना पड़ती हैं अपनी कुछ उस लेवल की प्रेजेंटेशंस के अंदर, तो ठीक ठीक लिखना, ओके। एसेट प्रेजेंट रिसोर्सेज हैं और उसमें पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट होना जरूरी है। लायबिलिटीज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होना जरूरी है, ठीक बात। तो अब हमने एसेट से मुताल्लिक जितने स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं या पढ़ रखे हैं उनमें हम देखेंगे कि वो प्रेजेंट रिसोर्स है रिपोर्टिंग डेट पर जिस दिन हम रिपोर्ट कर रहे हैं, और लायबिलिटी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। अगर वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं तो लायबिलिटी नहीं। जैसा कि IAS 37 में कंटिंजेंट लायबिलिटी की बात, वो कहता है पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। अगर पॉसिबल ऑब्लिगेशन है तो वो कहता है कि आप इसको लायबिलिटी रिकॉग्नाइज ना करो। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है तो कहता है कि इसको लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करो। मजीद कुछ असूल हैं, लेकिन प्रेजेंट और पॉसिबल ऑब्लिगेशन, और अगर नॉट एन ऑब्लिगेशन तो फिर तो कुछ भी नहीं है ना। तो ऑब्लिगेशन का होना जरूरी है और प्रेजेंट रिपोर्टिंग डेट पे ऑब्लिगेशन का होना जरूरी है। ऑनर्स इक्विटी क्या है? रेजिडुअल राइट। रेजिडुअल का मतलब क्या होता है? बाकी मानदा। एसेट्स में से लायबिलिटी रेस करने के बाद वो नेट एसेट्स में, ये नेट एसेट ऑफ द एंटिटी, ठीक है। ऑनर्स इक्विटी कभी भी लायबिलिटी नहीं है, कभी भूल कर भी इसको लायबिलिटी नहीं कहना। एक अमूमन गलती है जो कि बाज़ औक़ात बड़ी सीनियर सतह पर भी हो जाती है। वो कहते हैं कि बैलेंस शीट की दो साइड्स हैं, एक एसेट साइड और दूसरा कहते हैं जी लायबिलिटी साइड। बहुत गंदा कॉन्सेप्ट है, बहुत गलीज कॉन्सेप्ट है कि एसेट और लायबिलिटीज ये दो साइड्स हैं बैलेंस शीट के। क्या लगा था? लेट हो गए हैं? सजा दे दो, बैठो मेरे प्यार, लेट नहीं होना आइंदा से। ठीक है, बैलेंस शीट की दो साइड्स नहीं हैं। बैलेंस शीट एक इक्वेशन है, जो मैंने पहले आपको बताया कि रिसोर्सेज आर इक्वल टू द क्लेम्स, ये है बैलेंस शीट। इसलिए बैलेंस शीट की दो साइड कहना गलीज कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा बुरा लफ्ज़ बोलना नहीं चाह रहा, ठीक है। मैं लिख देता हूं, बैलेंस शीट के लिए कॉन्सेप्ट क्या है? रिसोर्सेज आर इक्वल टू क्लेम्स, और क्लेम्स जो है वो सिर्फ लायबिलिटी नहीं, ऑनर्स इक्विटी है। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, ओके। मैं 5 मेन हेड्स की बात इस वक्त आपके साथ कर रहा हूं। आप लोग जो भी लेट आए हो, मैं कुछ बुनियादी बातें रिकॉल करवा रहा हूं आपको।
और ये इसलिए रिकॉल करवा रहा हूँ, आप ये रिकॉर्डिंग वगैरह देख लीजिएगा बाद में, ये इसलिए रिकॉल करवा रहा हूँ क्योंकि अब इन गलतियों के करने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। अब ये गलती करने का मतलब है मेरे जैसा एग्जामिनर पास हो भी रहे होंगे तो 49 पे लाके फेल कर रहे हैं। ये आई मीन इट, क्योंकि भाई आप जिस प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हो उसमें आप एक सीनियर लेवल पे पहुंच गए हो ना, अब ऐसी गलती की गुंजाइश करो। एग्जामिनर बहुत माइंड करता है जब बुनियादी गलतियां आप करोगे, और है कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्चुलाइज करना कुछ भी नहीं, इसमें याद करने वाली चीजें नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। तो ओनर्स इक्विटी हो गया। इनकम्स क्या है? अर्निंग्स हैं। कैसे वो अर्निंग बढ़ती? यहां तो आपके रिसोर्स इंक्रीज हो रहे हैं, आपकी लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है। अब बिल्कुल बच्चों वाली एंट्री देखो, रिसोर्स इंक्रीज हो रहा है, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, डेटर डेबिट इनकम क्रेडिट, एक्रूड इनकम डेबिट इनकम क्रेडिट, रिसोर्स इंक्रीज हो रहा है ना, ये सारे एसेट्स हैं ना। या आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, क्रेडिटर्स डेबिट, ठीक है। तो ये आपकी इनकम है। और एक्सपेंस क्या है? अच्छा, इसके लिए अर्न की बात है, इसके लिए इनकरेंस की बात है। ये एक रोल कॉन्सेप्ट है, ये इसको तो चलो मैंने किया, ये एक रोल कॉन्सेप्ट है कि इनकम अर्न हो तो उसको अकाउंट फॉर कर लें, भले कैश रिसीव किया या नहीं किया। और एक्सपेंस इनकर हो तो उसको अकाउंट फॉर कर लें, भले कैश पे किया या नहीं किया। ये एक रोल कॉन्सेप्ट है। तो एक रोल कॉन्सेप्ट का ताल्लुक अर्निंग एंड इनकरेंस के साथ है। तो ये लायबिलिटी इंक्रीज होती है या एसेट डिक्रीज होता है। अब एसेट सीधा सीधा एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट या एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। लेकिन इसमें अहम बातें ये हैं and results in increase in owner's equity other than contributions। मैं पूरी बात नहीं लिख रहा, लेकिन इशारतन बात कर रहा हूं। पूरे अल्फाज आपने इसको पूरी जुमले में इनकम जब पढ़ेंगे डेफिनेशन में तो आपको नजर आएंगे। यहां पर अब देखिएगा, देखें आप अब माशाल्लाह से लॉ काफी हद तक पढ़ चुके हैं। लीगल लैंग्वेज डिफरेंट होती है आपकी सादा इंग्लिश, इफ्स, बट, कोमा, प्रोविजो, सब्जेक्ट टू, नेवरदिलेस, ठीक है। इस तरह करके वो एक जुमले को इतना लंबा करके कॉम्प्रिहेंसिव कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से ओरिजिनल स्टैंडर्ड की लैंग्वेज लीगल लैंग्वेज के करीब तरीन होती है। बात को एक जुमले के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव करने के लिए कोमा वगैरह का इस्तेमाल, ब्रैकेट का इस्तेमाल, या नेवरदिलेस का इस्तेमाल, रादर का, फर्दर मोर का, मोर ओवर का, इस तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं। कहता अर्निंग वो है जिसमें इंक्रीज इन रिसोर्स हो रहा है। कैश डेबिट इनकम क्रेडिट मैंने आपको बताया, लेकिन कैश डेबिट लोन क्रेडिट भी तो हो सकता है ना। अब जरा मेरे साथ रहना आप, कैश डेबिट लोन क्रेडिट हो सकता है ना, तो क्या ये इनकम होगी? नहीं। तो इसका मतलब है कि उस डेफिनेशन के अंदर इसको काबू करने के लिए कुछ लिखा होना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है कि अगर उससे इक्विटी इंक्रीज हो रही है, कैश डेबिट लोन क्रेडिट से इक्विटी तो इंक्रीज नहीं हो रही, लिहाजा इनकम नहीं है। तो फिर हम दूसरी बात करते हैं, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, फिर इनकम होनी चाहिए, वो भी नहीं होनी चाहिए। एसेट तो इंक्रीज हो रहा है। तो अगली बात उसने कहा अदर देन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द ओनर्स। जामे हो गई बात।
अब जब आप फिल्टर कर देंगे, ये फिल्टर्स लग गए ना, जब फिल्टर करेंगे तो पीछे बात क्या रह जाएगी, खाली वो बातें रह जाएंगी जो वाकई इनकम है खालस। इस तरह से लीगल डेफिनेशन कंप्लीट होती है, लीगल लैंग्वेज जो होती है काबू करती है बातों को। फॉलो किया बात। अब आप देखें एक्सपेंस कहता है डिक्रीज इन एसेट, मैं फिलहाल डिक्रीज इन एसेट को पकड़ता हूं। एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, हाँ कैश क्रेडिट हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट एक्सपेंस है। लेकिन लोन डेबिट और कैश क्रेडिट भी तो हो सकता है ना, तो क्या लोन का डेबिट होना एक्सपेंस है? नहीं, वो तो हमने अपनी ऑब्लिगेशन पे की है, वो तो एक्सपेंस में नहीं जाएगा। इसका मतलब कुछ बात मिसिंग है इसमें, एक लाइन में बात कंप्लीट नहीं होती। फिर ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट, या डिविडेंड जो पे करते हैं आप, कंपनी डिविडेंड पे करती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट, वो भी आपका एक्सपेंस नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हमें कुछ लिखना है मजीद, एंड रिजल्ट्स इन डिक्रीज in owner's equity other than distributions। अब ये कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑनर है और डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑनर है, ठीक है। पूरा जब जुमला देंगे तो मैं मोटे मोटे अल्फाज आपको दे दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सारी बातें कवर हो गई, अब कुछ रह नहीं जाता। इस क्राइटेरिया पे जो चीज मीट करेगी वो एक्सपेंस बन जाएगी। फॉलो की बात को। जब मैंने इस तरह से इस डेफिनेशन को पढ़ा था, अपने बचपन की बात कर रहा हूं, तो मैंने बड़ा एंजॉय किया था कि यार क्या बात, एक्सपेंस और इनकम को किस लेवल पे लाके इन्होंने जो डिफाइन किया कि ये एक्सपेंस और इनकम होती है, ठीक है। नेट एसेट्स में आपको बता चुका हूं पीछे कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी है। फिर आपने रेशोज में ये बात भी देखी थी, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, ओनर्स इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, या नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, या नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। यहां पर एक बात मैं जरूर आपसे अब करूंगा, अब आप बड़े हो गए, जब हम नॉन करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं तो ये फिलहाल बोरोइंग्स इंटरेस्ट बेयरिंग और इंटरेस्ट फ्री भी इसमें आ जाएंगे, बोरोइंग्स होनी चाहिए। ये मैं क्यों ऐसी बात कर रहा हूं, क्योंकि आपने इसको यूज करना है डेट इक्विटी रेशो में या कैपिटल गियरिंग रेशो में। जब इस बात को यूज करना है तो आप बोरो जब करते हो तो वो आपका डेट बनता है। आपने अभी एक अकाउंटिंग एंट्री पढ़नी है डिफर्ड टैक्सेशन के हवाले से, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी के हवाले से। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी बोरोड कैपिटल नहीं होता, आपने किसी को पैसे वापस नहीं करने होते उसके। ये बात मैं इंशाल्लाह जब टैक्सेशन पढ़ा रहा हूँ ना, डिफर्ड टैक्स पढ़ा, वहां पर उस वक्त मैं इसको काम में लाऊंगा। और थोड़ा सा जब एक एनालिसिस आप लोगों के साथ मैं इक्विटी और बोरोइंग्स का करूंगा तो उस वक्त ये बात मैं आपके साथ करूंगा। ये बात ध्यान में रखना, नॉन करंट लायबिलिटी में आपको कुछ ऐसी लायबिलिटीज भी नजर आती हैं जिनके अगेंस्ट आपके रिसोर्सेज का आउटफ्लो नहीं होना। महज एक एडजस्टमेंट के तौर पर रखी हुई है, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट या अकाउंटिंग मिसमैच को दूर करने के लिए उसको लायबिलिटी में शो किया हुआ है। उससे मिलती जुलती आपने एक बात गवर्नमेंट ग्रांट पढ़ा है ना, आपने गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम देखा था।
गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम वक्ती तौर पे आप लायबिलिटी में लेकर जाते हो, असल में वो आपकी ऑब्लिगेशन नहीं होती। तो वो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जब मैंने खालिस्तन ऑब्लिगेशंस को देखना है तो मैंने वो लेनी है जो मेरी वाकईतन मेरी ऑब्लिगेशन है, जिसके अगेंस्ट मेरा रिसोर्सेज का आउटफ्लो होना। तो जब बैलेंस शीट को एनालाइज कर रहे होते हैं ना, देखें कल को आपने इंशाल्लाह बैठना बोर्ड के सामने और 2-3 साल रह गए आर्टिकल्स में, जब सीनियर लेवल पे आपने पहुंचना है तो आपने बोर्ड के सामने बैठना शुरू कर देना है। आपको सीनियर लेवल पे हो सकता है अपॉर्चुनिटी ऐसी मिले कि पार्टनर के चलो आओ मेरे सामने मेरे साथ आओ, मुझे असिस्ट करो बोर्ड के साथ बैठने। आपको फिर ये बातें पता चलेगी कि बोर्ड किस तरीके से देखता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस तरीके से बैलेंस शीट को देखते हैं। तो उस वक्त सीधा सीधा नहीं कहना जी बैलेंस शीट में नजर आ रही नॉन करंट लायबिलिटी, वो कहता भाई मैं पैसे नहीं देने में, क्योंकि वो लायबिलिटी किसको कह रहा है। और बिल्कुल आपको उस वक्त उसको लॉजिकल समझना है। वो कह रहा है यार मेरा कैश आउटफ्लो जितना होना वो मुझे बताओ अगले साल में। ये गवर्नमेंट ग्रांट डेफर्ड इनकम में कंडीशन मीट कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि मैं कर जाऊंगा कंडीशंस मीट, इसके अगेंस्ट मेरा कैश आउटफ्लो नहीं होना, इसलिए मेरी वो वाली कैश आउटफ्लो वाली लायबिलिटी नहीं है, एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है। ठीक है, इस तरह से डेफर्ड टैक्सेशन की लायबिलिटी, उसके अगेंस्ट कैश आउटफ्लो नहीं होना, ऑब्लिगेशन रिसोर्सेज आउटफ्लो नहीं होने, वो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट की लायबिलिटी बनाई हुई है हमने। एक अकाउंटेंट होने के नाते कुछ हमारे अकाउंटिंग मजबूरियां हैं, वो हमने उन अकाउंटिंग मजबूरियों के तहत उसको जस्टिफाई किया होता है। लिहाजा वो आपकी लायबिलिटी जो है नॉन करंट लायबिलिटी तो है, लेकिन उसके अगेंस्ट वो कैपिटल एम्प्लॉय नहीं हुआ। अब ये इंग्लिश वर्ड है एम्प्लॉय, किसी को किसी जगह पर लगाना, एम्प्लॉय करना होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आ रहा है, जो ओनर से पैसे लेकर बिजनेस में लगाए हुए हैं और जो लेंडर से पैसे लेकर बिजनेस में लगाए हुए वो कैपिटल एम्प्लॉयड में आते हैं। हमारी कौन सी क्लास है? ITA की कंप्यूटर क्लास में आता है। ठीक है, क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद वर्किंग कैपिटल। अच्छा, यहां पर फिलहाल तो ये बात हो गई कि वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी है, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसी जगह पे, अब चूंकि आप माशाल्लाह बातों को समझने, या यूं कह लो कि पहले भी आप समझते थे, लेकिन पहले मजबूरी ये थी कि क्लास के अंदर फिल्टर नहीं लगाया जा सकता था, सारी क्लास को बराबर लेके चलना होता था। तो इसलिए कुछ बातों को जो है वो क्लास के लेवल के मुताबिक किया जाता है। अब माशाल्लाह फिल्टर वाली क्लास बैठी हुई है। आप करंट लायबिलिटी तो करंट लायबिलिटी है आपकी, आप करंट एसेट को क्विक एसेट में कन्वर्ट करते हैं। वो क्या होता है, करंट एसेट में से आपने इन्वेंट्री को माइनस करना सीखा हुआ, लेकिन आज एक बात और सीख लो कि प्रीपेड एक्सपेंसेस भी माइनस करते हो। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस कोई लॉजिक बनती है? समझ आनी चाहिए बात। क्विक एसेट मैं उसको कह रहा हूं जो क्विकली लिक्विड हो सकते हैं। डेटर से कैश मुझे मिलना, ठीक है, जो इनकम मैंने एक्रू की हुई है उसका भी कैश मुझे मिलना है, एक्रूड रेंट कैश मुझे मिलना है। लेकिन जो मैंने प्री पे किया हुआ है एक्सपेंस, वो तो एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है। पिछले साल ज्यादा कैश ले लिया था, अब उसके अगेंस्ट मुझे कैश तो नहीं मिलना, तो कोई एसेट के जुमरे में तो नहीं आता ना वो। इस लॉजिक को समझे हो कि नहीं? तो अकाउंटिंग महज रट्टा नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट है।
आप बोर्ड के सामने बैठ के कहते जी ये तो जनाब मैंने देखा था इन्वेंटरी माइनस करते थे जनाब, वो कहता भाई ये प्रीपेड का कौन सा मुझे कैश मिलना है भाई, ये तुम क्यों कह रहे हो कि क्विकली लिक्विड हो जाएगा। जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझ आ रही, ये है वो लॉजिक। इसलिए बात का हमें बुक्स की बात सीधी सीधी समझानी होती है, और बात का जब आप बड़े हो जाते हैं तो उसे एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बातों का आप देखना होता है। ठीक है, फॉलो किया। अच्छा जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स मैंने अभी आपको ऊपर बता दिए थे कि 3 आपके बुनियादी यूजर्स हैं, इन्वेस्टर्स, लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स। इनको समझना ये है कि करंट एंड पोटेंशियल दोनों इसमें शामिल होंगे। करंट इस वक्त जो आपका ऑनर है और जो पोटेंशियल रखता है ऑनर बनने का, ठीक है। इस वक्त जो लैंडर है और जो पोटेंशियल रखता है वो बैलेंस शीट पढ़ रहा है ना, आपकी बैलेंस शीट पढ़ के देख रहा है कि यार मैं इस बैंक को, वो बैंक है, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को कर्जा दूं या ना दूं, तो पोटेंशियल लेंडर हो गया ना आपके लिए। तो लफ्ज पोटेंशियल समझ आ गया। डिफरेंस बिटवीन लेंडर एंड क्रेडिटर। लेंडर से बोरोइंग होती है, क्रेडिटर से सप्लाई होती है। आपने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में एक लफ्ज पढ़ा था, कैश पेड टू सप्लायर्स, और उसमें हम सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में परचेजेस की एडजस्टमेंट के साथ बनाते थे। वो एक इंतहाई बच्चों वाली बात है। सप्लायर तो जो बिजली भी सप्लाई कर रहा है आपको, लेस्को, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लायर है कि नहीं, ठीक है। तो सप्लायर का मतलब समझ गया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करने वाला सप्लायर है, वो क्रेडिटर हो गया, ठीक बात। अब इसमें देखना ये होता है ट्रेड क्रेडिटर कौन है। जो कि आपकी इन्वेंट्री बनती है, इन्वेंट्री बेचते हैं ना आप, इन्वेंट्री या गुड्स या मर्चेंडाइज आप उसको कहते हैं, जो आपने बेचनी है चीज। बल्कि मैं इसको एक लफ्ज और लिखता होता हूं बड़ा खूबसूरत, प्रोडक्ट। जिसने प्रोडक्ट आपको अल्टीमेटली बनना है। प्रोडक्ट क्या है जो आपने बेचनी है। प्रोडक्ट के लिए आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, या उस प्रोडक्ट के लिए अगर आप जो भी सप्लाईज खरीदते हैं वो ट्रेडिंग होगी ना, ट्रेड, माल का बनाकर बेचना या माल का खरीद कर बेचना, ट्रेडिंग में आ रहा है ना, इसलिए वो ट्रेड क्रेडिटर हो गया। अब इसी तरह पे आपने मशीन खरीदी उधार पे, तो क्या वो ट्रेड क्रेडिटर बनेगा? कभी भी नहीं, वो तो मशीन खरीदी है, क्रेडिटर तो है। इस बात को फॉलो किया कि नहीं? आपने मशीन खरीदी, क्या एंट्री करेंगे? मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, उधार पे खरीदी, मशीन डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। तो मशीन के खरीदने के अगेंस्ट जो क्रेडिटर क्रेडिट हो रहा है, क्या उसको ट्रेड क्रेडिटर कहेंगे? नहीं। तो ट्रेड क्रेडिटर कौन है? रॉ मटेरियल खरीदा जिससे उधार में, या गुड्स खरीदी जिससे उधार में, वो ट्रेड क्रेडिटर हो गया, या ट्रेड पेएबल हो गया, ट्रेड सप्लायर हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये क्लैरिटी अब आप लोगों में आ जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसके बाद अब आप तैयार हो रहे हैं दरअसल एग्जाम प्लस इंटरव्यू के लिए, जो कि आपके आर्टिकल्स का इंटरव्यू है। ये 6 महीने जो हैं, अगर आप इस नजरिए से पढ़ो कि मैंने एग्जाम भी पास करना है और मैंने इंटरव्यू भी जो है अच्छी फॉर्म के लिए इंटरव्यू भी तैयार करना है, तब मजा आता है।